डाल रहे हैं। तो इस तरह इन्फिनिटी तक चले जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा क्या करना है। सो जो पहले दो सेट्स यहाँ पे कलेक्शन में आ रहे हैं, यूनियन 1 अप टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन यूनियन 2 अप टू इन्फिनिटी, इनके इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो E1 में भी होंगे और E2 में भी होंगे, ठीक है। अब आप इसमें वन स्टेप फर्दर आप इसमें थर्ड कलेक्शन शामिल कर लें। जब आप इस पूरी कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन का जवाब आया है उसका यूनियन 3 टू इन्फिनिटी से इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो अब वो एलिमेंट्स आएंगे इन तीन सेट्स की कलेक्शन में जो कि E1 E2 E3 तीनों में होंगे, सही है। तो अब ये जो अब जब ये जो इंटरसेक्शन आगे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो अगर मैं इन्फिनिटी तक इस इंटरसेक्शन को अप्लाई कर दूं तो फिर इस कलेक्शन में कौन से वाले एलिमेंट्स आएंगे? आप ज़रा जवाब कंप्लीट कर दीजिए। जो सभी सेट्स में कॉमन आ क्लास 1 एम्प्टी में आएगा सर। एम्प्टी तो नहीं एम्प्टी नहीं आएगा, लेकिन इस इन्फिनिटी तक के जो, हाँ, लेकिन अगर इस सारे को इंटरसेक्शन को मैं अप्लाई कर दूं, इन सारे इंटरसेक्शंस को, तो इनका जो जवाब आएगा, मैंने पहले तीन की एग्जांपल इसलिए दी है कि 1 2 और 3 तक का जो पहली तीन ब्रैकेट्स हैं इनका जो इंटरसेक्शन होगा इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो E1 E2 E3 तीनों में आते हैं। तो अगर मैं इन्फिनिटी तक अप्लाई कर दूंगा तो इन सारे सेट्स के इंटरसेक्शंस के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो E1 E2 E3 से E तक इन्फिनिटी तक सारे केस के अंदर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो के कलेक्शन है इन्फिनिट सेट्स की, इस सारे इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो इन इन्फिनिट सेट्स केस के अंदर बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब वो ये है कि इस पूरी इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स आने हैं जो कि इन्फिनिट केस से बिलोंग करता है, यानी कि वो यूनियन के इन्फिनिट कंपोनेंट्स में से बिलोंग करते होंगे। तो इस पूरे के पूरे इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स आने हैं। अच्छा, तो अब इस लिमिट को, अब मैं इसको अरेज करता हूँ, ठीक है। अब इस लॉजिक को इस्तेमाल करें यहाँ पे और देखें कि पहले तो स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आपके पास समेशन, अगर आपके पास के जो है वो एक काउंटेबल कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स की, सारे के सारे सेट्स जो हैं वो मेजरेबल हैं, और जो इनका यूनियन, हाँ, जो कंडीशन एक और है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, वो ये कि इन सारे मेजरेबल सेट्स के जो मेजर्स का सम है वो फाइनाइट नंबर है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हों, अनबाउंडेड सेट्स हों रियल नंबर्स के, इंटरवल्स टाइप के, ताकि उनका जो मैयर है वो इन्फिनिटी ना हो जाए, लेकिन वो तो एक इंडिविजुअल सेट का मैयर इन्फिनिटी ना हो। यहाँ पे तो एज ए होल इन इन्फिनिट सेट्स के मैयर्स का सम भी इन्फिनिटी ना हो, यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे केस जो हैं वो वन मैयर के सेट हो जाएं। मिसाल के तौर पे 1 से 2 तक का इंटरवल मैं ले लूँ, फिर मैं 2 से E1 के तौर पे, और E2 के तौर पे मैं 2 से 3 तक का इंटरवल ले लूँ, और फिर इसी तरह मैं 3 से 4 4 से 5, और इस तरह मैं इन्फिनिट सेट्स फॉर्म कर लूँ, तो क्या वो इस कलेक्शन के अंदर आ सकते हैं जो कलेक्शन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इस्तेमाल हुई है? नहीं आएंगे ना, एग्जैक्टली ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे वन मैयर के सेट्स हैं। तो अगर मैंने ये इस तरह के इन्फिनिट सेट्स ले लिए तो उनके मैयर्स का सम जो है वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस वजह से ये इस तरह के सेट्स भी नहीं आने चाहिए। तो फिर कौन से वाले सेट्स इस कलेक्शन के अंदर आएंगे? इस कलेक्शन के अंदर वो सेट्स आएंगे जिनमें से वो कलेक्शंस आएंगी जिन कलेक्शंस में एट मोस्ट फाइनाइट सेट्स जो हैं वो पॉजिटिव मैयर के हो सकते हैं, और बाकी सारे सेट्स जो हैं वो ज़ीरो मैयर के होंगे। तब आप इस इन्फिनिट कलेक्शन को ऐड करेंगे तो तब जाके आपके पास जो है वो ज़ीरो, तब जाके आपके पास फाइनाइट मैयर इन इन्फिनिट सेट्स का जवाब में आएगा। आप इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि हम कहते हैं कि एक सीरीज़ है, वो सीरीज़ जो है वो हम कहते हैं कि कब जो है वो उसका सम जो है वो कन्वर्ज करेगा। तो होता है ना सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए आप क्या कंडीशन लेते होते हो बीएस वगैरह में, कि हम कहते हैं कि एक सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी अगर अल्टीमेटली उसकी nth टर्म जो है वो ज़ीरो हो रही है, nth टर्म और उसके बाद आने वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो रही हैं, तभी वो सीरीज़ कन्वर्ज कर सकती है। उसकी वजह ये है कि उसके पार्शियल सम्स जो हैं उसका सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करना चाहिए, और वो कन्वर्ज तभी करेगा जब एक हद के बाद आने वाली टर्म्स जो हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट ना करें, क्योंकि अगर वो सारी टर्म्स इन्फिनिटी तक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती जाएंगी तो फिर तो ये इन्फिनिटी नहीं, फिर तो ये फिक्स जवाब नहीं आएगा ना, कांस्टेंट जवाब। कांस्टेंट जवाब तभी आएगा जब एक हद तक टर्म्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद जो है वो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन हो सिर्फ बाकी टर्म्स की, तो तब वो सीरीज़ का ओवरऑल इन्फिनिट सम जो है वो एक फाइनाइट नंबर आता है और हम कहते हैं कन्वर्जेंस हो रही है।
तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर ये इन्फिनिट जो है वो सीक्वेंस है सेट्स का, इसमें इन्फिनिट सेट्स पड़े हुए हैं, सारे के सारे मेजरेबल हैं, तो इनके जो मेजर्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये तो आप ऐड करते रहोगे तो नंबर बढ़ता रहेगा, तो ये तो कभी भी एक फ़िक्स नंबर जवाब में नहीं आएगा, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा जवाब। तो इसका मतलब है कि एट मोस्ट फाइनाइट जो हैं सेट्स उनका मेजर पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सारे सेट्स का मेजर जो है वो लाजमी ज़ीरो होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि इसका सम जो है वो कांस्टेंट फाइनाइट नंबर जवाब में आएगा। तो अब हमने सपोज कर लिया ऐसी कलेक्शन, तो अब इस कलेक्शन के लिए हम कह रहे हैं कि देन ऑलमोस्ट ऑल, अगर आपके पास ऐसी कलेक्शन हो जिनकी इन्फिनिट सेट्स जो हैं उनका मेजर्स का सम भी फाइनाइट नंबर है, देन ऑलमोस्ट ऐसे केस में तकरीबन सारे के सारे जो रियल नंबर हैं, ऑलमोस्ट ऑल रियल नंबर्स बिलोंग टू एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि सारे के सारे रियल नंबर्स जो होंगे वो इस कलेक्शन के एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी सेट्स से बिलोंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादातर रियल नंबर जो हैं इस कलेक्शन के ज़्यादा सेट्स से बिलोंग करें, क्योंकि अगर ज़्यादातर रियल नंबर इस कलेक्शन के ज़्यादातर सेट्स में से बिलोंग करेंगे तो इस कलेक्शन के ज़्यादातर सेट्स जो हैं वो बड़े मैयर के हो जाएंगे, और अगर इस कलेक्शन के ज़्यादातर सेट्स बड़े मैयर के होंगे तो फिर इन मैयर्स का सम फाइनाइट नहीं आएगा, फिर ये सारे बड़े मैयर के सेट होंगे और इनके मैयर्स का सम जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर ये मैयर्स का सम इन्फिनिट सेट्स के मैयर्स का सम अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इनमें से ज़्यादातर सेट्स जो हैं वो छोटे हैं, यानी कि ज़्यादातर सेट्स इस कलेक्शन के अंदर जो है वो काउंटेबल टाइप के होंगे, छोटे होंगे, फाइनाइट सेट्स होंगे, या कुछ एंटी भी हो सकता है। अच्छा, तो ये जो है इस तरह की अजम्पशन है इस सेट की, मतलब ये हमने इसकी गिवन कंडीशन जो है उसी से इमेजिन कर लिया कि इस कलेक्शन में इस तरह के सेट्स होने चाहिए। ओके, अब जो प्रोसीड कर रहे हैं वो इस तरह से कि अगर हमारे पास काउंटेबल सब एडिटिविटी की एग्ज्यूम ले लिया जाए मैयर के ऊपर, क्योंकि मैयर तो दोनों इनक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है, उसमें तो इक्वालिटी भी आ जाती है, तो हम जो है वो अगर इक्वालिटी आ जाती है तो हम इसकी जो है वो दोनों कंडीशंस को एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर लेस देन को भी और ग्रेटर देन को भी, क्योंकि उसको कंबाइन करने से ये आ रहा है। तो अगर हम कहें कि ये जो यूनियन ऑफ मैयर्स है, अगर जो हम कहें कि इसका मैयर्स का सम आता है वो ये नंबर है और वो एक फ़ाइनाइट नंबर है, क्योंकि कंडीशन दी हुई है हमें कि वो एक फ़ाइनाइट नंबर होना चाहिए, तो हम इस इनइक्वालिटी को एज्यूम कर लेते हैं नंबर वन। और उसके बाद जो हमने ये वाली कंडीशन जो भी मैंने एक्सपेंड करके दिखाई थी सेट्स की, ये वाली, तो अगर हम इसका मैयर देखें कि ये वो असल में एलिमेंट्स हैं जो कि इन्फिनिट मनी एलिमेंट्स जो हैं वो इस इसमें वो पॉइंट्स आने हैं जो कि इन्फिनिट मनी ई के से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी हमने एक्सपेंड करके देखा है कि इस कलेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि इन्फिनिट मनी ई के से बिलोंग करते हैं। तो हम देखें कि अगर इस सेट का मैयर हमने देखना हो, यानी कि मैयर ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू इन्फिनिटली मैनी ई केस, तो उसका जो मैयर हम लेंगे वो किस तरह का होगा। तो अगेन वो जो आपने इससे पहले थ्योरम से पहले वो लिमिटिंग बिहेवियर वाले एक दो एग्जाम देखे हैं थ्योरम प्रीवियस, उसमें उसके मुताबिक अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने एन पे लिमिट अप्लाई करनी है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका जो मैयर आएगा असल में वो इस तरह की कलेक्शन आएगी। अब जब इस तरह का जब आपके पास ये वाला बिहेवियर हो जाएगा कि आपको लिमिट चाहिए इन्फिनिटी पे और आपका जो यूनियन है वन से इन्फिनिटी बिलोंग करे, यानी कि आपको असल में इस सेट की आखिरी एलिमेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, अगर आपने इसकी लिमिट लेनी है तो इस केस में आपको जो है वो के एन से इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा और लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी अप्लाई करनी होगी यहाँ पे। और इस केस में हाँ, इस केस में अगर आप इस यूनियन को अगेन जो है वो समेशन से चेंज करें प्रीवियस इनइक्वालिटी इस्तेमाल करके, तो फिर आपके पास जो यहाँ पे सम आएगा वो ज़ीरो आएगा। ये जो है ये किस वजह से आपने कहा है कि इसका सम जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी पे इसके लिमिट अप्लाई करेंगे और आप इन सारे जो है वो मैयर्स को सम करेंगे, तो यही असल में जो है वो सीरीज़ की कन्वर्जेंस का एक्सियोम है कि अगर आपके पास nth टर्म और उसके बाद आने वाली टर्म्स उनकी जो वैल्यू है एब्सोल्यूट अगर वो ज़ीरो होती है तो ओवरऑल सीरीज़ कन्वर्ज करती है, अदरवाइज सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पे उसकी nth टर्म और nth टर्म के बाद आने वाली सारी टर्म्स इन्फिनिटी तक उनके मैयर्स जो हैं उनको ज़ीरो एज्यूम किया है, और उन मैयर्स को जब मैं ऐड करूँगा यहाँ पे के एन ई एन से लेके ई इन्फिनिटी तक के जो मैयरेबल सेट्स थे उनके जो मैयर्स हैं उनको मैं ज़ीरो एज्यूम करूँगा तो उनका सम ज़ीरो आएगा और इस लिमिट का जवाब भी ज़ीरो आएगा। और ये ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे इन्फिनिट सेट्स का मैयर जो है वो फाइनाइट आए उनका सम, तो ये ज़रूरी है, ये कन्वर्जेंस की कंडीशन बन जाएगी ना ये फिर।
तो अब अगर इस केस में अगर ये ज़ीरो मैयर जवाब में आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैयर ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू इन्फिनिटली मैनी ई केस इज इक्वल टू ज़ीरो, जिससे यही बात साबित हो रही है कि असल में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइटली मैनी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। यही यही इसको इंटरप्रेट, जो जवाब है आपका वो ये है कि द सेट विद एलिमेंट्स विच बिलोंग टू इन्फिनिटली मैनी ई केस हैज़ मैयर ज़ीरो। ठीक है ना, इस चीज़ को जब इंटरप्रेट करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ कि ये वो सेट है जिसमें वो पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि इन्फिनिटली मैनी ई केस से बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट का मैयर अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत थोड़े पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये तो मैयर ज़ीरो आने का मतलब है कि ये तो बिल्कुल काउंटेबल सेट होगा, थोड़े पॉइंट्स होंगे ना। हमने देखा है कि सबसे जो छोटे सेट्स होते हैं हमारे पास इस सब्जेक्ट में उनका मैयर ज़ीरो आता है, यानी कि एम्प्टी सेट का मैयर ज़ीरो है, फाइनाइट सेट्स का मैयर ज़ीरो है, काउंटेबल सेट्स का मैयर ज़ीरो है। तो ये हमारी एग्जांपल में सबसे छोटे सेट्स हैं जिनके मैयर ज़ीरो हैं। बाकी सेट्स जिनके मैयर ज़ीरो से बड़े हैं वो असल में अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स को कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो कि इन्फिनिटली मैनी केस से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादातर फिर पॉइंट्स कहाँ पे पड़े हैं, ज़्यादातर पॉइंट्स का मतलब है कि एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी केस से बिलोंग करेंगे। ठीक हो गया, तो यही ये आपके थ्योरम की कंडीशन थी कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है, नीचे उसने एक्सप्लेन भी किया, देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल रियल नंबर्स फेल टू बिलोंग टू दिस। ठीक है ना, क्योंकि इस सेट का अपना मैयर तो ज़ीरो है, इसका मतलब है कि थोड़े एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करते हैं और ज़्यादा एलिमेंट फेल हो जाते हैं इस सेट से बिलोंग करने के लिए। ठीक है, ज़्यादातर एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि देयरफॉर बिलोंग टू एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी केस। ठीक है, तो ये इन्फिनिटली मैनी केस वाला सेट था, यहाँ से तो बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर फाइनाइटली मैनी केस से बिलोंग करेंगे, तो फाइनाइटली मैनी केस से बिलोंग करना ही चाहिए था उन्हें, यही थ्योरम था हमारा। ठीक हो गया, तो ये कुछ जो हैं वो एग्जाम्स हैं मैयर के लिए, लिवैक मैयर के लिए। अब इसमें हम स्टार नहीं है, अब इसमें एम है, लेकिन ये एम नहीं एग्जाम को सेटिस्फाई करता है सारे। ठीक है ना, जो मोनोटोनिसिटी है, फाइनाइट एडिटिविटी है और एक्सीजन प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, और ये एक्सीजन प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है कि अगर ए का मैयर ज़ीरो हो जाए तो ऑब्वियसली फिर वो वैनिश हो जाएगा, बाकी इसी तरह रहेगा। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है नॉन माइग्रेबल सेट्स, और ये असल में जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये वाला। और इसमें हम कुछ एग्जांपल ऐसे देखेंगे कि कुछ सेट्स ऐसे भी हैं जो कि माइग्रेबल नहीं है, और वो माइग्रेबल नहीं, हालांकि आपने देखा है कि अगर आप ज़ीरो से इन्फिनिटी तक का इंटरवल भी एज्यूम कर लो तो स्टिल वो माइग्रेबल है, और उसका जो मैयर है वो इन्फिनिटी हो रहा है, यानी कि मैयर उसका लार्ज हो रहा है। तो ये कौन से सेट हैं जो कि माइग्रेबल हो ही नहीं पा रहे? ये सिर्फ इस वजह से माइग्रेबल नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके अंदर जो एलिमेंट्स का जो पैटर्न है, एलिमेंट उस सेट में जिस तरीके से पड़े हुए हैं वो इस तरह का है कि आप उस सेट को जज नहीं कर पाते हो कि इसमें एलिमेंट कम है या ज़्यादा है, हम कैसे मैयर करें। क्योंकि मैयर करने के लिए आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, आपको या तो ये पता हो कि ये सेट फाइनाइट है या ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है ताकि मैयर उसका ज़ीरो हो जाए, और अगर वो अनकाउंटेबल है तो फिर उसको, अगर तो वो इंटरवल टाइप का है या किसी ऐसे टाइप का है कि आप बता सकें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, या उसके किसी आइसोमॉर्फिक सेट का मैयर बता सकें, तो फिर तो वो मैयर कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ हम कभी कभी सेट्स को मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ दो एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगी सेक्शन में, उन सेट्स को आप देखिएगा कि उनमें हम नहीं बता सकेंगे कि ये मैयरेबल हैं कि नहीं। ठीक है, हम उनका मैयर चेक नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम कहेंगे कि ये मैयरेबल नहीं है। सही हो गया, तो ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे जो आएंगी वो इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, अच्छा, उसके लिए जो है लेमा, सबसे पहला लेमा, दैट ई बी अ बाउंडेड मेजरेबल सेट ऑफ रियल नंबर्स, suppose there is a bounded countably infinite set of real numbers, this one, for which the collection of translates is disjoint, then measure of that set is 0। ये यहाँ पे आपको उस तरह के सेट्स की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नेचर थोड़ी सी एक्सप्लोर करके बताएगा कि अगर आपके पास एक बाउंडेड मेजरेबल सेट है, ठीक है, ये जो ई है आपके पास ये बाउंडेड है और मेजरेबल सेट है, ठीक है, और आपके पास एक और काउंटेबली इन्फिनिट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स पड़ा है ये वाला, और ये आपने इसका जो स्टाइल है वो इसने इस तरह का इसलिए रखा है क्योंकि ये आपने नंबर्स का सेट नहीं लिया, ये असल में इंडिसेस है, यहाँ से आपने जो है वो इंडेक्स उठाने हैं, ये इंडेक्स फैमिली है सेट्स की, इंडेक्स फैमिली है। ठीक है,
तो इस सेट के अंदर इंडिसेस पड़े हुए हैं, तो आपने वो इंडिसेस यूज़ करने हैं, और वो इंडिसेस वो सेट भी बाउंडेड और काउंटेबली इन्फिनिट है, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट हो सकता है ये, लेकिन फाइनाइटली में नहीं, ठीक है। तो लेकिन इन्फिनिट एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। अच्छा, तो इस तरह का सेट एज्यूम कर लिया, और हमने अब इसके बाद ट्रांसलेट्स की कलेक्शन हमने इसके बाद लेनी है। वो ट्रांसलेट्स कौन से वाले हैं कि आपने फॉर एवरी एलिमेंट लैम्डा इन दिस कलेक्शन ए, ये जो कैलिग्राफिक ए है, फॉर एवरी एलिमेंट लैम्डा इन दिस कलेक्शन, आपने जो ई सेट दिया हुआ है बाउंडेड मेजरेबल सेट, उसको ट्रांसलेट कर देना, ठीक है। तो अगर आप ए में पड़े हुए हर इंडेक्स के अगेंस्ट अपने सेट ई को ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है, तो वो अगर सारे के सारे ट्रांसलेट्स अगर वो जो हैं वो अगर डिसजॉइंट आ जाते हैं, अगर वो सारे के सारे ट्रांसलेट्स डिसजॉइंट आ जाते हैं, तो फिर जो ई का मैयर है वो ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप उसके इन्फिनिट मिनी ट्रांसलेट्स लें और वो सारे के सारे डिसजॉइंट आ जाएँ, तो इसका मतलब है कि ई जो है वो स्कैटर्ड एलिमेंट्स का सेट हो सकता है, ई जो है वो इंटरवल टाइप का सेट नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ई जो है इस केस में वो 0 से 1 तक का ओपन इंटरवल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मेन वजह ये है कि अगर आप ई का जो मैयर है वो पॉजिटिव ले लेंगे, जैसा कि ये वाला है, तो अगर ई का मैयर पॉजिटिव है, तो जब मैं ई के ट्रांसलेट्स लूँगा जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और वो जो ट्रांसलेट्स होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि 0 1 मेरा सेट है, मैं पहले इसको जो है वो 1/4 से ट्रांसलेट कर लूँ, और उसके बाद मैं उसको 2 से ट्रांसलेट कर लूँ इसी सेट को, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रांसलेट जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, क्वार्टर पोर्शन उसका ओवरलैप कर जाएगा। तो यही वजह है कि अगर आपके पास एक ए जो सेट है उसमें भी काउंटेबली इन्फिनिट एलिमेंट्स पड़े हैं, तो अगर आपने इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स के अगेंस्ट अपने ई सेट को ट्रांसलेट करना है, और हर बार आप कह रहे हैं कि वो सारे ट्रांसलेट्स डिसजॉइंट आते हैं, तो फिर लाजमी जो ई है वो बजाते खुद एक ज़ीरो मैयर का सेट होना चाहिए। पॉजिटिव मैयर का सेट होगा तो वो सारे ट्रांसलेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट नहीं आएंगे। एक्सियम है यहाँ पे, ठीक है। और इसको उसने बड़े सिंपल तरीके से प्रूव किया है। उसने कहा है कि सपोज करें द ट्रांसलेट ऑफ मैयरेबल सेट, क्योंकि मैयरेबल होता है तो इसलिए काउंटेबल एडिटिविटी को इस्तेमाल करें यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वो सारे के सारे ट्रांसलेट्स का मैंने यूनियन ले लेना, तो उसने किया कि फॉर एवरी लैम्डा, उसने लैम्डा प्लस ई जो है वो ट्रांसलेट उसका यूनियन ले लिए और उसका मैयर फाइंड किया। तो उसका जो मैयर होगा वो सारे, क्योंकि वो सारे ट्रांसलेटेड सेल्फ मैयरेबल सेट्स हैं, तो इसलिए उसने सारे लैम्डास के ऊपर वो जो सेट है उसका मैयर सेपरेट कर दिया और सारे मैयर्स को सम कर दिया। अब वो कहता है कि सिंस बोथ ई एंड ए आर बाउंडेड सेट्स, अब वो क्योंकि दोनों के दोनों सेट्स हैं, तो इसलिए जो यूनियन है ये यूनियन लैम्डा प्लस ई फॉर एवरी लैम्डा, ये भी एक बाउंडेड सेट होगा, और बाउंडेड सेट होने की वजह से उसका जो मैयर है वो फाइनाइट होगा, क्योंकि सारे बाउंडेड सेट्स जो होते हैं उनका मैयर फाइनाइट होता है। तो इसलिए क्योंकि उन सारे बाउंडेड सेट्स का जो मैयर है वो फाइनाइट होगा, ठीक है ना, ये जो बाउंडेड सेट आ रहा है यूनियन के तौर पर, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड होगी इस इक्वेशन की वो फाइनाइट नंबर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो एक बाउंडेड सेट का मैयर है। लेकिन सिंस द मैयर इज़ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, तो इसलिए जो सारे के सारे ट्रांसलेट्स हैं यहाँ पे मैयर ऑफ लैम्डा प्लस सी, उन सब का जो जवाब आएगा वो आएगा मैयर ऑफ ई के बराबर, ठीक है ना। और वो जो मैयर ऑफ ई है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है फॉर ईच लैम्डा बिलोंगिंग टू दिस सेट जो इंडेक्स फैमिली से लिया होगा, और अगर वो सारे के सारे जो हैं अगर तो वो पॉजिटिव मैयर के सेट्स आ रहे हैं मैयर ऑफ ई, तो फिर क्योंकि लैम्डास जो हैं वो तो काउंटेबली इन्फिनिट में नहीं आने हैं, तो अगर वो सारे इन्फिनिट मैनी लैम्डास के लिए अगर पॉजिटिव मैयर जवाब में आने हैं, तो फिर राइट हैंड साइड का जो सम करेंगे वो रिज़ल्ट तो उसका फाइनाइट ही आना चाहिए फिर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन्फिनिट टाइम इस नंबर को ऐड करूं और उसका जवाब जो है वो फाइनाइट ही आए, तो फिर वो नंबर क्या हो सकता है इटसेल्फ जिसको मैंने ऐड करना है। बड़ी सिंपल सी उसने वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बना लिया। तो बड़ा सिंपल उसने लॉजिक यूज़ किया। उसने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड, उसने कहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक फाइनाइट नंबर प्रोड्यूस कर रही है, तो राइट हैंड साइड जो है वो उसमें इन्फिनिट नंबर्स को मैंने ऐड करना है, और वो इन्फिनिट नंबर्स कौन से हो सकते हैं जिनको मैं ऐड करूँ कि जवाब फाइनाइट ही आए। आप खुद बता दें कि कौन से नंबर इन्फिनिटली ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं इन्फिनिट टाइम्स ऐड करूँ और जवाब जो है वो फाइनाइट ही आए। तो इस वजह से
इस इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन आएगा वो सारा यही आ सकता है कि जो ई के सारे ट्रांसलेट्स हैं वो 0 मैयर के होने चाहिए, तभी अगर मैं उनको इन्फिनेटली टाइम, क्योंकि वो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वरना लास्ट केस भी हो सकता था जो हमने लास्ट टाइम एज्यूम किया कि फाइनाइट, इसमें से फाइनाइट एलिमेंट्स जो हैं वो मैं पॉजिटिव मैयर के ले लेता, बाकी सारे 0 मैयर के ले लेता, तो हम कहते हैं कि इसका सम फिर भी फाइनाइट आ सकता है अगर मैं इन्फिनिट टर्म इसकी ऐड करूँ। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो ट्रांसलेट्स हैं वो ई के हैं, तो इन सब का जो ट्रांसलेट्स का जो मैयर है वो ई के मैयर के बराबर ही रहेगा। तो अगर कोई मतलब है कि सेम नंबर है जिसको मैंने इन्फिनिट टाइम्स ऐड कर, अगर ये नंबर मैंने इन्फिनिट टाइम ऐड करना है और जवाब फाइनाइट आए तो इसका मतलब है कि ये तो ज़ीरो ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये मैयर जो है इसका ज़ीरो रहना चाहिए। अच्छा, अब जो है यहाँ से जो है वो मेन आपका सेक्शन शुरू हो रहा है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है आपने एक नॉन मैयरेबल सेट की। है तो ये मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान ही है। फराज आपका माइक अनम्यूट कह रहे हैं? मुझे बस 5-10 मिनट दीजिएगा, मैं आपका ये जो है एग्जाम्स आपके यहाँ पे बता दूँ आपको मैं सिर्फ इस सी सेट के, तो बाकी हम इसको अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, जस्ट 5 मिनट्स। अच्छा, ओके, सो एक रिलेशन हमने डिफ़ाइन करना है यहाँ पे रैशनली इक्विवेलेंस का, यानी कि दो नंबर्स होंगे वो रैशनली इक्विवेलेंट कब होंगे, ठीक है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफ़ाइन करने लगे यहाँ पे। और दो नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स वो रैशनली इक्विवेलेंट होंगे अगर उनका जो डिफरेंस है वो रैशनल नंबर हो, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 और 1 जो है ये दो नंबर्स जो हैं मेरे इस रिलेशन की रिस्पेक्ट वो रैशनली इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, रैशनल इक्विवेलेंस को क्या उसमें क्यू टिल्डा से रिप्रेजेंट करेगा वो, तो रैशनल इक्विवेलेंट जो है वो दो नंबर कब होंगे, जब उन दोनों का जो डिफरेंस है 0-1 वो एक रैशनल नंबर हो, ठीक है? तो इस रिस्पेक्ट से आप देख लें कौन कौन से नंबर रैशनल इक्विवेलेंट हो सकते हैं, कौन कौन से इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे 3 और 1/2 जो हैं ये रैशनल इक्विवेलेंट हो सकते हैं ना, 3 और 1/2 का डिफरेंस जो है वो जो भी है रैशनल नंबर ही आएगा जवाब में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो रैशनली इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो वो दोनों नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 जो है वो एक रैशनल नंबर जवाब में नहीं आएगा, सही। तो इस वजह से इस तरह के नंबर जो हैं वो इस रिलेशन के रिस्पेक्ट से रैशनली इक्विवेलेंट नहीं होंगे, लेकिन वो सारे नंबर्स जो कि जिनका डिफरेंस जो है वो रैशनल नंबर आता है वो रैशनली इक्विवेलेंट होंगे। तो ये इस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, अगर तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा, तो इसको देख लें कि ये एक रैशनल इक्विवेलेंस उसने रिलेशन डिफाइन कर दिया और इसको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक किया जा सकता है। ओके, अब हमने एक चॉइस सेट डिफाइन करना है। चॉइस सेट जो है वो एक्सियम ऑफ चॉइस की बेस पे एक जो है सेट डिफाइन करते हैं हम कि वो हमारी मर्ज़ी के एलिमेंट से वो बना होगा और ऐसी चॉइस लेना हमेशा पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक इम्पॉसिबल चॉइस हम ले रहे हैं। बाय चॉइस सेट फॉर द रैशनल इक्विवेलेंस रिलेशन ई वी मीन अ सेट सी ई, अब ये सी ई को कह रहा है चॉइस सेट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ ईच इक्विवेलेंस क्लास। कहता है कि जब आप रियल नंबर्स के सेट के ऊपर जब ये रैशनली इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर देंगे तो रियल नंबर्स जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? रैशनली इक्विवेलेंट क्लासेस के अंदर अलग अलग, ठीक है? तो फिर आपने ये करना है कि हर क्लास में से एग्जैक्टली एक मेंबर ले लेना है आपने, तो वो जो रैशनल इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही होंगी उनमें से हर क्लास में से एक मेंबर आपने ले लेना, ठीक है? और उस मेंबर को यूज़ करते हुए उन हर क्लास में से एक मेंबर लेके एक सेट बना लेना चॉइस सेट जिसको सी ई कहेंगे, ठीक है? वो इन्फर फ्रॉम द एग्जाम ऑफ चॉइस दैट देयर इज सच चॉइस सेट एग्जिस्ट, ठीक है? एक चॉइस सेट इस तरह का लाजमी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर ये रिलेशन वैलिड है रैशनल इक्विवेलेंस का आर पे डिफाइन किया जा सकता है और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो फिर लाजमी आर की क्लासेस बन जाएंगी, इक्विवेलेंस आर की पार्टीशन हो जाएगी उन इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर। तो जब आर की पार्टीशन हो जाएगी इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर तो फिर हम हर क्लास में से एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं और वो एलिमेंट जो है उन एलिमेंट्स को हम यूज़ करके वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हम पिक करेंगे एक एक क्लास में से एक एक एलिमेंट, तो वो सारे मिलके एक सी ई सेट बनाएंगे चॉइस सेट, ठीक है? और ऐसा सेट बनाना पॉसिबल है। और ये आप लोगों की जो है वो नेक्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन बेशक समझ लें आप, ठीक है?
अभी तक मेरे ख्याल है 2 या 3 असाइनमेंट्स जो हो चुकी हैं, तो अगर कोई इनकम्प्लीट असाइनमेंट चल रही है तो उसको ऐड कर लें। फराज, जो लास्ट असाइनमेंट है वो कंप्लीट होगी हुई है कि कोई क्वेश्चंस हैं ऐसे जो अभी तक किसी असाइनमेंट में नहीं डाले गए? पहले 2 ही हैं, उसके बाद थर्ड भी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा जी, चलें जी, ये असाइनमेंट 3 जो है फिर उसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में ये है लेंथी, इसमें एक ही क्वेश्चन बेशक रहने दें। आपने करना ये है कि आर के ऊपर आपने आर के ऊपर रैशनली इक्विवेलेंस रिलेशन जिस तरह से अभी मैंने डिफ़ाइन किया ये फर्स्ट पैराग्राफ में, आपने इस रिलेशन को डिफ़ाइन करना है, कुछ एग्जांपल्स देनी है और कुछ क्लासेस फॉर्म करके दिखानी है कि आर के अंदर अलग अलग रैशनली इक्विवेलेंट क्लासेस किस तरह से फॉर्म होंगी। ठीक है, ये रिलेशन कैसे डिफ़ाइन होगा और आर के अंदर से मुख्तलिफ़ क्लासेस आपने दे के दिखानी है कि ये आर के मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं जो कि रैशनली इक्विवेलेंट हैं और ये नहीं है। और इस तरह से कुछ क्लासेस आपने बना के आर की दिखानी है। सारी तो नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल सेट है, इन्फिनिटली मैनी क्लासेस बनेंगी जितने रैशनल नंबर्स हैं अलग अलग। आपने बस कंपेयर करना है, एक दो क्लासेस बनानी है और देखना है कि एक क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है और दो मुख्तलिफ रैशनल इक्विवेलेंट क्लासेस जो हैं उनके एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऑब्जर्वेशन वहाँ से मिलेंगी जो आगे यहाँ पे हमने यूज़ भी करनी है। तो अब जब आप वो एक चॉइस सेट जब आप बना लेंगे, अलग अलग रैशनल इक्विवेलेंट क्लासेस में से एक एक एलिमेंट पिक किया हुआ है आपने यहाँ पे और उसको यूज़ करके सी चॉइस सेट बनाया आपने, तो ये चॉइस सेट जो है वो दो चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ये होगी कि जब डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इन सी ई, दैट वुड बी नॉट रैशनल। उसकी वजह क्या है कि सी ई के जो 2 पॉइंट्स होंगे इसका मतलब है कि वो दोनों अलग अलग रैशनल इक्विवेलेंट क्लासेस में से आ रहे हैं। तो अगर तो उन दोनों का डिफरेंस रैशनल हो जाएगा तो वो दोनों एलिमेंट तो एक ही क्लास में चले जाएंगे, रैशनल इक्विवेलेंट क्लास में। तो अगर वो दोनों एक ही क्लास में चले जाएंगे तो फिर आपने वो दो एलिमेंट सी ई में तो नहीं रखने, आपने तो कहा है कि सी ई में एक क्लास में से एक ही एलिमेंट रखना। तो सी के दो एलिमेंट्स का मतलब है कि दो अलग अलग रैशनल इक्विवेलेंट क्लासेस, तो इसका मतलब है कि उनका डिफरेंस इरेशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन पहली है जो आपने वहाँ से लेनी है जब आप असाइनमेंट ये फिल करेंगे कि जब दो क्लासेस अलग अलग लेंगे तो आप देखेंगे कि दो क्लासेस के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं दो क्लासेस में उनका आपस में डिफरेंस रैशनल है या नहीं, और एक क्लास में से दो एलिमेंट लेंगे उसको देखेंगे कि उनका डिफरेंस रैशनल है या नहीं। तो एक क्लास के एलिमेंट्स का डिफरेंस रैशनल आएगा और दो अलग अलग क्लासेस के डिफरेंस जो हैं एलिमेंट्स के वो रैशनल नंबर आएंगे। अच्छा, तो सिमिलरली सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करेगा, सी ई सेट के फॉर ईच पॉइंट एक्स इन ई देयर वुड बी अ पॉइंट सी इन सी। ये जो एक्स है ये आपने उस सेट में से लिया है जो आपने आर या आर का कोई सबसेट चूज़ किया था स्टार्ट में जिसके ऊपर आपने क्लासेस बनाई हैं। तो वो पूरा का पूरा आर भी हो सकता है, वो कोई आर का एक स्पेसिफिक इंटरवल हो सकता है जिस इंटरवल के पार्टीशन करना चाह रहे हैं आप। तो अगर वो जो एक्स एक पॉइंट आप पिक कर लें ई में से, तो उसके अगेंस्ट आपके पास सी ई में से भी एक पॉइंट ऐसा होगा सच दैट कि उन दोनों एक्स और सी का जो डिफरेंस होगा वो रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रियल नंबर पिक कर लेते हो अपने सेट में से, तो फिर वो रियल नंबर किसी ना किसी पार्टीशन में तो आ रहा है ना सी ई की, तो वो एलिमेंट सी के जिस भी पार्टीशन में आ रहा है उस पार्टीशन में से एक पॉइंट भी आपने पिक किया होगा, वो पॉइंट खुद एक्स भी हो सकता है और वो पॉइंट एक्स के अलावा कोई और रियल नंबर भी हो सकता है जिसका डिफरेंस एक्स के साथ रैशनल होगा क्योंकि वो एक्स की इक्विवेलेंस क्लास में से होगा। तो वो पॉइंट जो भी होगा अगर आप उसको सी कह लें तो एक्स और सी का डिफरेंस रैशनल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक्स और सी एक ही इक्विवेलेंस क्लास में से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपने सेकंड नंबर पे क्या पिक किया, आपने सेकंड नंबर पे एक्स की इक्विवेलेंस क्लास में से एक पॉइंट सी पिक कर लिया। ठीक है, जो कि इस चॉइस सेट में शामिल किया गया है। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने सी की डिफाइन कर ली। नाउ दिस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सी may be equivalently reformulated as the equation number 16। अच्छा, इक्वेशन नंबर 16 में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना इसकी कि डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इन सी इज़ नॉट रैशनल, उसको यहाँ पे उसने इसी तरीके से डिफ़ाइन किया जिस तरह से लास्ट थ्योरम के अंदर उसने डिफ़ाइन किया था। उसने कहा है कि अगर तो सी के हर दो पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो इरेशनल नंबर आ रहा है तो फिर फॉर एनी सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ रैशनल नंबर्स लैम्डा प्लस सी जो कि सी ई की ट्रांसलेशंस होंगी वो सारी की सारी डिसजॉइंट होंगी। ठीक है, ये आपने लास्ट थ्योरम अभी किया है ना जिसमें आपने कहा था कि अगर ए जो है वो बाउंडेड काउंटेबली इन्फिनिट सेट ले लें आप
और सी ई कोई भी एक सेट ले लें, वो भी बाउंडेड काउंटेबली इन्फिनिट। तो फिर आपने कहा था कि वो सारे ट्रांसलेट जो होंगे वो डिसजॉइंट तभी आएंगे जब वो सेट ए जो है, जो गिवन सेट है, वो अगर आपके पास ज़ीरो मैयर का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात है कि आपने क्यू का सबसेट लिया इंडेक्सिंग के लिए, और आपने सी ई की ट्रांसलेशंस ली हैं उतनी रैशनल नंबर्स जितनी काउंटेबली इन्फिनिट, तो आपने कहा कि ये सारी क्लासेस जो हैं ये डिसजॉइंट आएंगी, ठीक है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप एज्यूम कर लें अगर चॉइस सेट की और चॉइस सेट की कुछ ऑब्जर्वेशंस की, तो फिर एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स विद पॉजिटिव आउटर मेजर कंटेन द सबसेट दैट फेल्स टू बी मेजरेबल। ये आपका मेन विटाली थ्योरम है जो आपको बताएगा कि भाई नॉन मेजरेबल सेट्स भी इसी तरह से अकर करते हैं जिस तरह से आप मेजरेबल सेट्स को ले रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो डिटेल में हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक जो है वो आप यहाँ तक जो है नॉन मेजरेबल सेट्स से पहले पहले कि आप लोग चॉइस सेट को फॉर्म करना देख लें और चॉइस सेट किन ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करता है ये वाली, इसको एक बार देखना, ठीक है। और असाइनमेंट के तौर पे आपने वो रैशनल इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, रैशनल इक्विवेलेंट रिलेशन, वो डिफ़ाइन करना है रियल नंबर्स पे। किसी आप फॉर एग्जांपल 0 से 1 या 0 से 1 तक का ठीक है, या 0 से 2 तक का जो है वो इंटरवल ले लें ई के तौर पे। ई जो है वो 0 से 2 तक का इंटरवल ले लें। इस इंटरवल के ऊपर रैशनली इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफ़ाइन करें, कुछ क्लासेस बना के देखें, उस क्लास किसी एक क्लास के एलिमेंट्स को देखें और दो डिफरेंट क्लासेस के एलिमेंट्स को कंपेयर करें। सही सिद्रा सखी म्यूट कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। अच्छा, अच्छा, चलें जी, बस यहाँ तक ठीक है, ठीक है। आपने जो सी सेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर लेना बस। कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं मुझे, और इंशाल्लाह आज शाम तक जो है वो हम एक और मीटिंग कर लेंगे रिज़ल्ट डिस्कशन के लिए। हाँ जी सर। ग्रुप में भी बता दूंगा इनको दोबारा से। मुझे समझ नहीं आई है फराज, आपने कोई फराज बोल रहे हैं कि जावेद बोल रहे हैं? जी सर, मोहम्मद मैं जावेद। वो मैं कह रहा था कि 6 बजे का इनको टाइम कर देते हैं, फिर इनको ग्रुप में मैसेज भी कर देते हैं। हाँ, 6 बजे तक का टाइम ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं बस अभी कैंपस पहुंच रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो है 6 बजे जो है वो हम लोग एक रिज़ल्ट की डिस्कशन रख लेते हैं, ताकि किसी ने कुछ चीज़ें पूछनी है अपने रिज़ल्ट के हवाले से तो वो हो जाए वहाँ पर। चलें जी, अभी जो है 2.5 हमने जो है वो डिस्कस किया है, और 2.6 में से चॉइस सेट जो है उसको डिस्कस कर लिया, और एक क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे दे दिया, सही है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? जवेद बोल रहा हूँ सर। जी जावेद, हाँ जी। सर पूछना है कि हम इसके ऊपर जो इक्विवेलेंस रिलेशन लेने हैं मॉडल सेट भी ले सकते हैं? हाँ, आपने जो इक्विवेलेंस रिलेशन लेना है वो अ, असल में रिलेशन हमने फ़िक्स कर दिया। रिलेशन आपने इक्विवेलेंस जो है वो रैशनली इक्विवेलेंट रिलेशन को लेना है, यानी कि ऐसा रिलेशन है ये कि दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई होगा, और वो नंबर्स का डिफरेंस अगर रैशनल नंबर है तो वो दोनों नंबर रैशनली इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये रिलेशन आप देख रहे हो कि ये सेट्स का आपस में रिलेशन नहीं है, ये नंबर्स का आपस में रिलेशन है। तो आपने एक रियल नंबर्स का सेट लेना है, या पूरे का पूरे रियल नंबर का सेट ले लो, या एक रियल नंबर का सबसेट ले लो। उस रियल नंबर के सबसेट के ऊपर आपने ये रैशनली इक्विवेलेंस रिलेशन को अप्लाई करना है, तो उससे उस रियल नंबर के सेट की इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाएंगी रैशनली इक्विवेलेंट क्लासेस, और वो ऐसी क्लासेस बनेंगी कि एक क्लास के एलिमेंट्स आपस में उन सब का डिफरेंस रैशनल होगा, और दो अलग अलग क्लासेस के नंबर्स लेंगे तो उनका आपस में जो डिफरेंस होगा वो इरैशनल नंबर होगा। तो इस तरह का ये रिलेशन डिफाइन किया है। समझ आ रहा है ये? जी सर। हाँ, गुड। ये जो 2.6 का जो फर्स्ट पेज है, जो मैंने सीई वाला दो एग्जाम हाईलाइट किए हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसको सामने रख के आपने एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि आप लोग वही ऑब्जर्वेशंस लें वहाँ से जो कि एक्चुअली आनी चाहिए, ठीक है। बस इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सीई सेट जब किस तरह से फॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि इसी सीई सेट की बेस पे आगे हमने नॉन मेजरेबल सेट्स को डिफ़ाइन करना है, ठीक है।
अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो बताएं। सर पेपर्स के हवाले से बता दें, पेपर्स फिजिकल हो रहे हैं हमारे या ऑनलाइन हो रहे हैं? अभी तो बस कल से तो यूनिवर्सिटी जो है वो फुल टाइम ओपन हो गई है, तो आई होप कि शायद हम नई पॉलिसी दे दें, क्योंकि अभी तक की जो पॉलिसी थी वो तो 20 मार्क्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम था फाइनल वाला। अभी आई थिंक कि आजकल में जो है वो कैंपस के अंदर फैकल्टी मीटिंग होगी इंशाल्लाह, तो उसमें अब हम रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर की पॉलिसी देख लेंगे कि अगर वाकई ये अब यूनिवर्सिटी सारी तो खुल गई हैं, क्योंकि फुली फंक्शन हो गई हैं, अब शायद हमें ये चेंज करनी है, क्योंकि जो पॉलिसी ऑनलाइन की दी थी उसके साथ ये लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू द कोविड-19 सिचुएशन, के अगर कोविड वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो फिर ये नहीं चलेगा ऑनलाइन वाला सिस्टम। तो अभी देखते हैं कि इसके जो नेक्स्ट मीटिंग करेंगे हम इंशाल्लाह फैकल्टी की, कल आजकल में ही होगी वो इंशाल्लाह, तो उसमें डिसाइड कर लेंगे कि आपके एग्ज़ाम कैसे लेना है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके, अच्छा जी, और कोई चीज़, कोई लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है? क्योंकि आज आपने बोरल कैंटाली लेमा देखा है, ठीक है, और विटाली थ्योरम की स्टेटमेंट तक आपने थोड़ी सी डिस्कशन की है। इसमें आपने चॉइस सेट को बस गौर से देख लेना है कि CE सेट जो है वो कैसे फॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई और क्वेश्चन नहीं है फिर? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर सेशन एंड कर देते हैं। ठीक है फराज, तो अगर ये जो है कोई और चीज़ नहीं पूछनी है तो इसको सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। 6 बजे के अराउंड जो है वो हम रिज़ल्ट की एक मीटिंग रख लेंगे, शॉर्ट सा होगा वो, जस्ट हाफ एन आवर लाइक। ठीक है, ओके, चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।